दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, बंटवारे के मुकदमे को लेकर के है। अक्सर हम सभी लोग जिनके घर में एक भाई से अधिक हैं, बहनें हैं या उनका और परिवार है, तो उनकी कृषि भूमि बटेगी ही। कृषि भूमि नहीं बटेगी तो मकान बटेगा, आज नहीं बटेगा तो कल बटेगा। चाहे जितना प्रेम हो एक दिन बटना ही है। तो दोस्तों आज देखते हैं कि जब कोई बंटवारे का मुकदमा आता है तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। जो बेसिक सिद्धांत हैं बंटवारे के, किस दिशा से बंटवारा शुरू किया जाएगा, आपको जमीन कहाँ मिलेगी, अगर आप किसी जगह पर कब्जा किए हुए हैं, जैसे मान लीजिए दो भाई हैं, किसी खेत में एक भाई एक तरफ कब्जा किए एक तरफ किए, बंटवारे का मुकदमा आता है तो क्या होगा। अगर उस लैंड में कोई कंस्ट्रक्शन है तो क्या बेनिफिट होगा, कोई पेड़ है बीच में या कुआं है, ट्यूबवेल लगा है या कोई जीना बना है या कोई ऐसी और वस्तु स्थापित है उसमें जकड़ी हुई है जो नहीं बढ़ सकती, तो उस प्रक्रिया का किस तरीके से पालन किया जाएगा। और मैं तीनों अधिनियमों से इसको बताऊंगा। एक तो उत्तर प्रदेश का जो काश्तकारी अधिनियम 1939 है जो अंग्रेजों का बनाया हुआ है, उसके बारे में, उसमें क्या विधि थी। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में क्या प्रोविजन थे, और इस समय उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता 2006 इसमें क्या प्रोविजंस हैं और नियमावली क्या कहती है। इसमें चूंकि जब कोई एक्ट बनता है और उस एक्ट का एग्जीक्यूट करने के लिए एक नियमावली भी बनाई जाती है। दोस्तों ज़्यादातर लोग एक्ट पढ़ भी लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं इंटरनेट से या किताब खरीद के पढ़ लेते हैं, तो एक्ट में दिया है कि ऐसा किया जाएगा, लेकिन उसका मोड क्या होगा, किस विधि से किया जाएगा, ये पता नहीं होता। और ये जानकारी ना होना उनके लिए घातक होती है और समस्याएं खड़ी होती हैं। तो दोस्तों आज का जो चैप्टर है वो यही है कि किसी जोत का विभाजन कैसे होगा, उसके लिए वाद कैसे आएगा और क्या क्या ग्राउंड लिए जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि जो काश्तकारी अधिनियम था 1939 का, उसमें क्या प्रोविजंस थे। उस समय दोस्तों ये प्रोविजन थे, सबसे पहला प्रोविजन तो यह है कि किसी भी जोत को बांटा नहीं जाएगा, जहां तक संभव हो बंटवारा नहीं होगा। लेकिन किसी भी जोत का सह काश्तकार, माने एक काश्तकार के अलावा जो दूसरा और है, क्योंकि जब एक ही होगा तब काहे का बंटवारा, फिर तो उसका है ही, दूसरा व्यक्ति कोई वाद ला सकता है कि हमारा जो अंश है वो अलग कर दिया जाए। तो दोस्तों जो काश्तकारी अधिनियम 1939 है उसके उसमें जो नियम 243 है उसके एग्जीक्यूट करने का, उसकी जो नियमावली है उसमें कहा गया है कि जब भी जोतों का विभाजन का वाद आएगा तो सबसे पहले उन जोतों का मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन माने उसकी वैल्यूएशन, वैल्यू निकाली जाएगी कि कितनी कीमत है, कैसे और क्यों, इस पर चर्चा कर लेते हैं। बहुत शॉर्टली बताता हूं। जैसे किसी जोत में 15 पेड़ हैं और वो खेत बना हुआ है, उसमें एक मान लेते हैं कोठरी बनी हुई है ट्यूबवेल के लिए। अब इसका विभाजन होना है। अगर विभाजन में पेड़ और कोठरी की वैल्यू नहीं निकाली जाएगी तो एक व्यक्ति को कोठरी तो एक ही व्यक्ति को मिलेगी, या तो उसको तोड़ा जाए और या फिर उसका ऐसा बंटवारा किया जाए जो वो जगह भी उसको मिले। पेड़ों की जो टोटल कीमत है, पेड़ जरूरी नहीं कि आधे इधर हो आधे उधर हो, तो उनकी वैल्यूएशन निकाली जाएगी। फिर उस वैल्यूएशन का 1/2 किया जाएगा। अगर 2 लोग हैं, 3 लोग हैं तो 1/3 किया जाएगा। फिर जितनी जगह जिसकी बनती है उस अनुपात में दी जाएगी। ये नियम 1939 के अधिनियम में था और प्रत्येक क्षेत्रफल को निर्धारित दरों से गुणा करके उसको दे दिया जाएगा। ये उस समय जो अधिनियम की धारा 103 में इसकी डेफिनेशन दी हुई थी, परिभाषित था। और उसमें सिद्धांत भी उस समय थे जिनका पालन करना था। 5 सिद्धांत थे, 6। पहला था कि प्रत्येक पक्ष का आवंटित भाग का मूल्यांकन उस जोत में उसके अंश के अनुपात में किया जाएगा। जितना उसका अंश है, 1/2 है तो 1/2 वैल्यूएशन का उसको मिलेगा। दूसरा था कि प्रत्येक पक्ष का आवंटित भाग जहां तक हो सके एकजुट होगा। ऐसा नहीं कि 4 टुकड़े हैं तो चारों जगह थोड़ा थोड़ा उसको मिल जाए, प्रयास किया जाएगा एक ही जगह बना रहे। जहां तक संभव हो किसी एक ही पक्ष को सारी अच्छी किस्म की या सारी निम्न किस्म की भूमि नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा एक ही पक्ष को बहुत अच्छी अच्छी जमीन मिल गई या बहुत खराब एक ही पक्ष को मिल गई। जहां तक संभव हो वर्तमान खेतों को विभाजित नहीं किया जाएगा। इसका दोस्तों मतलब है जैसे 2 टुकड़े हैं और 2 भाई हैं तो उनको एक एक टुकड़ा दे दिया जाएगा। नए टुकड़ों में मेढ़ें नहीं डाली जाएंगी जहां तक प्रयास किया जाएगा। अगला है
जो भूखंड किसी काश्तकार के अलग से कब्जे में है, जहां तक संभव हो उसी काश्तकार को उस हिस्से में भुगतान किया जाएगा, माने वही हिस्सा उसको दिया जाएगा जब तक कि वो अपने हिस्से से ज्यादा कब्जा ना किए हो। और अगला है, भूमि धारक द्वारा उठाई गई किसी भी संभव आपत्ति कर पर विचार और निर्णय किया जाएगा। ये काश्तकारी अधिनियम 1939 के प्रोविजंस हैं। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की ओर। दोस्तों इसमें थोड़े जो प्रोविजन थे इसको खोल लेते हैं, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है ये जान लेना। क्योंकि ये आवश्यक इसलिए है कि प्रक्रिया क्या लागू होनी थी ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें दोस्तों प्रक्रिया ये थी कि कोई भी भूमिधर अपनी जोत के विभाजन के लिए वाद ला सकेगा। भूमिधर माने आप अगर कोई जमीन के मालिक हैं, ऑनर हैं, और वो भूमि एग्रीकल्चरल लैंड है, तभी इस एक्ट के अंतर्गत आप विभाजन का मुकदमा लाएंगे। और उस विभाजन के बाद में गांव सभा को पक्षकार बनाया जाएगा और कई जोतों के लिए एक ही वाद आ सकता है। कई ग्राम सभाओं में अगर जमीन है तो उन सभी ग्राम सभाओं को पक्षकार बनाया जाएगा। और अगर कोई मिलजुमला नंबर है तो उसका भी वाद आ जाएगा और उनका अलग अलग पृथक्करण किया जाएगा। तो यूपीजेडए में वही लगभग कॉमन प्रक्रिया थी जो प्रक्रिया 1939 के अधिनियम में थी। काश्तकारी अधिनियम में दो पार्ट में होगा, एक में पहले प्रारंभिक डिक्री बनेगी, पूरा बनाया जाएगा, और एक सेकेंडरी डिक्री बनेगी जो फाइनल डिक्री होगी। उसमें सभी पक्षकारों को अलग अलग रंग के नक्शे बना दिए जाएंगे और उनको पोजीशन दे दिया जाएगा और नक्शे का सुधार कर दिया जाएगा। लेकिन अब चूंकि लेटेस्ट नियम है, अभी आप मुकदमा डालेंगे तो इस समय वर्तमान जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 है उसी के आधार पर डालेंगे और उसकी धारा 116 में डालेंगे, जोत के विभाजन के लिए वाद। अब दोस्तों इसमें भाषा शैली थोड़ी बदल जाती है। उसमें था कि कोई भी भूमिधर वाद ला सकेगा, इसमें कहा गया है कि भूमिधर ऐसी जोत के जिसका वह सह अंशधारी है, मानी को शेयरर है, उसका भी उसमें अंश है या हिस्सा है या शेयर है, विभाजन का वाद प्रस्तुत कर सकता है। उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है, उसमें कहा गया कोई भी भूमिधर ला सकेगा। अब अगर वो अकेला ही है तो कैसे ला देगा, लेकिन इसमें लैंग्वेज चेंज कर दी है, कोई भी ऐसा भूमिधर जिसका उसमें अंश है, माने सह अंशधारी है, वो ला सकेगा। दूसरा कहा है कि ऐसे प्रत्येक वाद में न्यायालय ऐसी जोत के विद्यमान वृक्षों, कुओं और अन्य सुधार कर विभाजन कर सकता है। लेकिन जहां पर ऐसा विभाजन संभव नहीं है वहां उपरोक्त वृक्षों, कुओं और अन्य सुधारों एवं उनके मूल्यांकन का विहित रीत से विभाजन और समायोजन किया जाएगा। दोस्तों उसी जोत में अगर कोई अन्य चीजें हैं, मौजूद हैं और अचल संपत्ति के रूप में जकड़ी हुई हैं भूमि से, तो उनकी वैल्यूएशन निकाली। और ये होता क्यों है, ये क्यों किया गया? दो भाई हैं, दोनों ने मिलकर के कोई दो कमरे बना दिए हैं, इसके बाद उसमें दो पेड़ खड़े हैं और एक कुआं है। अब उनके विभाजन का वाद आया है, तो विभाजन के बाद में जो दो कमरे बने हैं वो भले ही एक व्यक्ति कहे कि हमने बनाए हैं, लेकिन वो ये माना जाएगा क्योंकि संयुक्त संपत्ति थी और संयुक्त संपत्ति की एक एक इंच जगह संयुक्त ही होती है, पृथक नहीं होती, तो कमरे भी संयुक्त ही बने होंगे और उनमें दोनों का हिस्सा है। और जब दोनों का हिस्सा है तो उसकी वैल्यूएशन लगा करके दोनों को ही हिस्सा दिया जाएगा। अब दोस्तों जो बेसिक सिद्धांत है और भी इसमें थोड़ा देख लेते हैं। ग्राम पंचायत से भिन्न पक्षकार हैं तब भी ग्राम पंचायत को पार्टी बनाया जाएगा, और अगर कई ग्राम पंचायत में जमीन है, कई जोत हैं, तो उनको सबको एक ही वाद में लाया जा सकता है। अब न्यायालय के कर्तव्य हैं, इसी में धारा 117 में जो कर्तव्य ड्यूटी दी है न्यायालय क्या करेगा उसके बारे में बता दिया गया कि ऐसे 116 धारा के अधीन जो भी जोत के विभाजन के लिए वाद होंगे उनमें जो सहायक कलेक्टर होंगे वो क्या करेंगे कि ऐसी प्रक्रिया का पालन करेंगे जो विहित की जाए। अब इसी जगह खेल हो जाता है, ये जो उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता है इसकी एक नियमावली है, उस नियमावली में बताया गया है कि क्या प्रक्रिया विहित की गई है। इसमें प्रक्रिया नहीं लिखी, इसमें लिखा है जो प्रक्रिया विहित की जाए। दूसरा, प्रत्येक ऐसे विभाजन के संबंध में देय भू राजस्व को प्रभावित करेगा, उनका जो भू राजस्व होगा वो चेंज हो जाएगा। तीसरा, वो चेंज कोर्ट द्वारा होगा और उसमें बाकायदे लिखा जाएगा अब इनका इतना, अब इनका इतना। धारा 116 से विनिर्दिष्ट
जोत के विभाजन में अंतिम डिक्री के दिनांक के पूर्व देय भू राजस्व के संबंध में उसके खातेदारों के संयुक्त दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों इसमें ये देखते हैं कि जो धारा 116 है इसकी नियमावली क्या कहती है, किस तरीके से बंटवारा होगा। और एक इसमें महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं, वो आप लोगों को अगर आ जाएगी तो ये काम करेगी जीवन भर। तो इसमें अब दोस्तों धारा 116 किस तरीके से प्रक्रिया विहित है उसको नियम 107 में दिया गया है। इसी में जो राजस्व संहिता की नियमावली है 2016 की, उसमें ये दिया है कि प्रत्येक वाद पत्र में जो भी ऐसा मुकदमा होगा जो विभाजन के लिए है, वादी का नाम, उसके पिता का नाम व पता, जोत में अन्य सह खातेदारों के नाम, उनके पिता का नाम व पता, वादी द्वारा दावा किया गया अंश, आपको अपना अंश लिखना है, हमारा अंश कितना है, अन्य सह खातेदारों के अंश, उनके भी अंश आपको ही बताने हैं, जोत की खसरा संख्याओं, क्षेत्रफल और भू राजस्व सहित पूरा विस्तृत विवरण आपको लिखना है। वादी अभिलिखित अथवा अनाभिलिखित खातेदार है ये भी आपको लिखना है। इसके बाद वादी के वाद पत्र के साथ खतौनी व अन्य अभिलेख जिस पर वाद पत्र आधारित है कि सत्यापित प्रतियां संलग्न होंगी, ये देना पड़ेगा। अब इसमें क्या होगा, जब इस तरीके का वाद आएगा तो न्यायालय क्या करेगा, सबसे पहले वो सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पूरी प्रक्रिया अपनाएगा। माने इस मुकदमे का जो प्रोसीजर है वो जैसे सिविल कोर्ट में मुकदमे चलते हैं, सीपीसी से गवर्न होते हैं, वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो सबसे पहले इश्यू नोटिस होगा, विरोधी पक्षकारों को बुलाया जाएगा, उनको समन जारी होंगे और समन के बाद में वो आएंगे, अपनी आपत्तियां देंगे और आपत्तियों के बाद वादी और अन्य सह खातेदारों की प्रत्येक का अंश अलग अलग निर्धारित करेगा। ये न्यायालय का काम है। यह अभिलिखित करेगा कि कौन कौन से खातेदार यदि कोई हो संयुक्त बने रहना चाहते हैं। कोर्ट ये भी कहेगा कि ये भी बताएगा कि आप उसी के आपत्तियों में आएगा कि कुछ खातेदार एक में रहेंगे, बाकी को अलग कर दिया जाए, या एक व्यक्ति को अलग कर दिया जाए, बाकी एक में रहेंगे। जोत के प्रत्येक गाटे पर कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार जोतों का मूल्यांकन किया जाएगा। ये कोर्ट द्वारा ही किया जाएगा। यदि दावा डिक्री किया जाता है तो न्यायालय वादी का हिस्सा घोषित करने के लिए प्रारंभिक डिक्री पारित करेगा, माने प्रीलिमिनरी डिक्री या प्राइमरी डिक्री। प्रारंभिक डिक्री तैयार होने के बाद उप जिलाधिकारी लेखपाल से पूरा तैयार करवाएगा। आपका एक पूरा बनेगा कि इतना पार्ट इनका है, वो लेखपाल द्वारा बनाया जाएगा और एसडीएम के आर्डर से ही बनेगा। लेखपाल इस निमित्त आदेश प्राप्त करने की दिनांक के 1 माह की अवधि के अंदर पूरा की आख्या प्रेषित करेगा और पूरा तैयार करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करेगा। दोस्तों ये बातें आपको मिलेंगी नहीं और मैं बहुत मन से आपको ये जानकारियां देता हूं ताकि आपके काम आए। उसमें क्या प्रक्रिया अपनाएगा उसके बारे में है, 6 पॉइंट हैं। प्रत्येक पक्षकार को जोत में उसके अंश के अनुपात में गाटा और गाटों को आवंटित किया जाएगा। जितना आपका हिस्सा है उस आधार में प्रत्येक जोत में आपका हिस्सा आवंटित होगा। प्रत्येक पक्षकार को दिया गया भाग यथासंभव संहत होगा, माने बिल्कुल फिट दिया जाएगा। जहां तक संभव हो सकेगा किसी भी पक्षकार को ना तो सारी की सारी निम्न श्रेणी की और ना ही सारी की सारी उच्च श्रेणी की भूमि दी जाएगी। जहां तक संभव हो वर्तमान खेतों को विभक्त नहीं किया जा सकेगा। ऐसे गाटे जो किसी खातेदार के कब्जे में अलग से हों यथासंभव उस खातेदार को आवंटित किए जाएंगे जो उसके अंश से अधिक न हो। जैसे 1 बीघे जमीन आपके हिस्से में पड़ती है और 1 बीघे पर ही आपका कब्जा है या 1.25 बीघे में कब्जा है तो उसमें 1 बीघे में ही दिया जाएगा, बाकी को निकाल दिया जाएगा। यदि गाटा या उसका कोई भाग वाणिज्यिक मूल्य का है अथवा सड़क, आबादी या किसी अन्य वाणिज्यिक मूल्य वादी भूमि से लगा हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसी पर लोग धोखा खा जाते हैं। जैसे आपका खेत किसी सड़क या किसी उप सड़क या किसी रेलवे लाइन के किनारे या कोई नाला है या ऐसी वाणिज्यिक भूमि है उससे लगा हुआ है तो प्रत्येक खातेदार को आनुपातिक रूप से आवंटित किया जाएगा। माने उसके किनारे सभी लोगों को जमीन मिलेगी। ऐसा नहीं एक आदमी को सड़क के किनारे मिल गई बाकी सबको पीछे मिल गई, ऐसा नहीं हो सकता। द्वितीय शर्त में प्रकरण से उसे सड़क, आबादी और वाणिज्यिक मूल्य की अन्य भूमि से लगा हुआ आनुपातिक रूप से आवंटित किया जाएगा। उसी अनुपात में ये पूरा बनाते समय ही अगर पूरा गलत बना है तो उस पर ऑब्जेक्शन इनवाइट होंगे और वो आगे चल के कैंसिल हो सकता है। इन्हीं नियमों का पालन करना होगा। ये एक्ट में है, उनकी नियमावली में है, संसद और विधानसभाओं द्वारा बनाए गए हैं। यदि सह खातेदार आपसी सहमति और पारिवारिक बंदोबस्त के आधार पर अलग अलग कब्जे में हैं
तो पूरा यथासंभव तदनुसार नियत किया जाएगा। ये कुरा संबंधी रूल्स हो गए। फिर जब लेखपाल द्वारा कुरा से संबंधित आख्या प्रेषित की जाएगी तो उस पर आपत्ति आमंत्रित की जाएगी और उसके बाद उप जिलाधिकारी पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने और लेखपाल द्वारा प्रेषित आख्या के विरुद्ध दाखिल आपत्ति पर विचार करने के बाद समुचित आदेश पारित करेगा। फिर इसके बाद में वही प्रारंभिक डिक्री होगी और फिर उसी को बाद में अंतिम डिक्री के रूप में एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा और वो अंतिम डिक्री पर आपको कब्जा करा दिया जाएगा। दोस्तों, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब भी बंटवारे का कोई वाद होता है तो आपको बंटवारा जो होगा मिलजुमला नंबर का, जैसे मिलजुमला नंबर का मतलब है कोई बहुत बड़ा एक ग्राम समाज का नंबर है, उसमें किसी व्यक्ति को 1 बीघे जगह पट्टा हो गई। अब उस बड़े नंबर में 1 बीघे जगह उसे कहाँ दी जाएगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है अच्छे लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि वो बड़ा नंबर अगर उसके आसपास से कोई सड़क है तो वो कहेगा हमें इस सड़क पे ही दीजिए और राजस्व अधिकारी वहां नहीं देंगे और उस पर बहुत लंबा विवाद चलता है और वो विवाद सिविल कोर्ट तक और कई जगह तक पहुंचता है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर ही बंटवारा किया जाता है। माने जब भी कोई आप नक्शा उठाते हैं तो उसका जो उसको रखते हैं तो उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो उत्तर होता है, तो ऊपर से नीचे की ओर ही हमेशा बंटवारा होता है। माने उत्तर दिशा फिजिकली भी आप देखें तो जहां आपकी लैंड होगी उसमें उत्तर सबसे पहला, इसके बाद फिर दक्षिण की ओर बढ़ते चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर है 481 है तो 481 का खा, 481 गा, 481 घा, ये उत्तर से दक्षिण की ओर चलते चले जाएंगे। बंटवारे का ये मूल सिद्धांत है। तो दोस्तों, मुझे लगा आप लोगों को जानकारी पहुंचाना आवश्यक है। अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन मुझे लगता है बहुत अच्छा है, आपके बहुत काम आएगा भविष्य में बंटवारे के मुकदमे लेकर। और होता क्या है, जैसे 2 भाई हैं या परिवार में चाचा दाऊ के लड़के हैं और वहां से कहीं सड़क निकल गई तो सब प्रयास करते हैं कि हम सड़क पर ही आ जाएं और उनमें झगड़ा होता है या कोई पट्टे वाले मामले होते हैं, तो उनके लिए मैं बताया, आप लोगों को बहुत काम आएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।